और चलिए अब शुरू कर लेते हैं हमारा खास कार्यक्रम 4 का चौका, जहां हर दिन हम लेकर आते हैं शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें और करते हैं उन 4 बड़ी खबरों का गहराई से विश्लेषण और बात। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं आज की पहली खबर के साथ। आईएसआईएस से कनेक्शन, देश के 3 दुश्मन गिरफ्तार। दरअसल ये बड़ी खबर पहली खबर होगी जहां पर आतंकवाद के खिलाफ गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने गांधीनगर के अडालज से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी आतंकी गतिविधियों से जुड़े थे और उनका कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस से सामने आया है। गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस को अडालज में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने की सूचना मिली थी, तो मुखबिर के आधार पर एटीएस ने इलाके में छापेमारी की, जिसके बाद 3 आरोपियों को धर दबोचा गया। तो दूसरी खबर में बात होगी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, पुलिस की रेड। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग ने रविवार सुबह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने को लेकर कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की है। अब बताया ये जा रहा है कि सीआईके की टीमों ने पुलवामा, शोपियान, श्रीनगर, बारामूला और कुलगाम जिले में कई घरों की तलाशी भी ली। और तीसरी बड़ी खबर पर हम बात करेंगे, जहां सड़क पर वीवीपैट पर्चियां तो धांधली की आशंका भी है। दरअसल आज दूसरे चरण का चुनाव प्रचार पूरी तरीके से शाम 5 बजे थम जाएगा। 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। तो वहीं समस्तीपुर जिले में पहले चरण के मतदान के बाद एक स्कूल के बाहर सैकड़ों वीवीपैट पर्चियों के मिलने के बाद मामला गरमा सा गया है। विपक्ष ने एक बार फिर से चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। तो राहुल गांधी ने फिर से सत्ता पक्ष पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया। और चौथी और आखिरी खबर में बात, असम में आईएएफ के जवानों का जोश। दरअसल भारतीय वायुसेना ने 93वें वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में लाचित घाट पर पूर्ण पैमाने पर एयर शो आयोजित किया। आपको बताया कि भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर नॉर्दर्न कमांड गुवाहाटी में पहला एयर शो हुआ। वायुसेना के एयर वॉरियर्स ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लचित घाट पर 25 से ज्यादा फॉर्मेशंस तैयार किए। इसके लिए राफेल, सुखोई, तेजस समेत 75 से ज्यादा प्लेन और हेलीकॉप्टरों ने फ्लाइंग डिस्प्ले भी किया। इस साल वायुसेना दिवस की थीम अचूक, अभेद और सटीक है, जो भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता, लचीलेपन और सटीकता पर ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक भी है। और इसी बीच सबसे पहले एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आप तक साझा करें। सीतापुर के एक घर में अचानक से आग लग गई। आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी, आग लगने से इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक घर में भयावह आग लग गई और आग लगने की वजह से हड़कंप की स्थिति बन गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। हालांकि ये मौके से कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये काले धुएं का गुबार और आग की लपटों को रोकने का प्रयास जो फायर कर्मी हैं, जो दमकल कर्मी हैं, वो नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीर सीतापुर के उस घर की है जहां पर ये आग लगी है। हालांकि ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति उस वक्त रही होगी जिस वक्त ये आग लगी है। और मौके पर जो आसपास के स्थानीय लोग हैं उनका भी जमावड़ा देखा गया, उनका भी जुटान देखा गया और एक एक कर फिर लोगों की भीड़ एकत्रित होती गई। हालांकि फिर सूचना दी गई फायर सर्विस को, फायर ब्रिगेड की टीमों को, फिर दमकल कर्मी पहुंचते हैं और फिर पानी के छिड़काव से आग बुझाने का प्रयास वो तत्परता के साथ करते हुए नजर आते हैं, जिसकी ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो सीतापुर के घर में अचानक से आग लग गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की अभी फिलहाल तो कोई खबर नहीं है या फिर किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है। आग किन कारणों के चलते लगी, क्या वजह रही आग लगने के पीछे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और जैसे ही जानकारी मिलेगी न्यूज इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों को इस बारे में अपडेट देगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि कितनी भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। आसमान की ओर जाता ये धुएं का गुबार, काले धुएं का गुबार इस बात का प्रतीक है, इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से वहां पर स्थिति रही होगी। हालांकि दूर से ही लोगों का जो हुजूम है वो देखता हुआ नजर आ रहा है। एक एक कर जैसे जैसे जानकारी आसपास के स्थानीय लोगों को लग रही है कि इस घर में आग लगी है, वैसे वैसे ही लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। हालांकि क्या कारण रहा, क्या वजह रही, क्या कोई हताहत भी हुआ है या फिर कोई झुलसा भी है इस घटनाक्रम में, वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है।
तो सीतापुर में दरअसल ये आग लगी है, जलकर राख हो चुका है सामान। ज्योति कुमार मेरे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति, जरा बताइएगा फिलहाल क्या वजह रही आग लगने की, किसी के घायल या हताहत होने की कोई खबर? जी मनीषा, जैसा कि आपको बता दें कि सीतापुर के मलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के देवई गांव में उस समय जो हड़कंप मच गया जब इकबाल पुत्र बहादुर अली की रजाई फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और आग लगते ही लगते पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीण अपने अपने घरों से निकलकर मौके पर दौड़ पड़े और तेज लपटों और धुएं के गुब्बार से आसपास के इलाके में दहशत आ गई। और लगभग ये मामला जो है सुबह करीब 8 बजे फैक्ट्री में अचानक धुआं उठता दिखाई दिया और जिसको देखते देखते पूरी जो है ये फैक्ट्री को जो है अपने चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में वहां पे रखी रजाई और कीमती सामान जो कपड़ा और अन्य सामान था वो जल के पूरी तरह राख हो गया। क्या किसी के हताहत होने की या झुलसने की भी जानकारी है? जी, जैसा कि बता दूं कि इस मामले में बताया जा रहा है कि बिजली शॉर्ट सर्किट की जो एक अंदेशा जताया जा रहा है कि बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भयंकर आग लगी हुई है जिससे काफी नुकसान हुआ। हालांकि यहाँ पे जो है दमकल की टीमें गई हैं, मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पाया गया है, लेकिन जो है मौके पर जो है यहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। फैक्ट्री थी तो क्या फैक्ट्री के कर्मचारी उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये आग लगी? बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो कर्मचारी थे वो हालांकि वहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो कुछ लोग जो वहाँ सुबह के टाइम पर जो कर्मचारी है देर में आते हैं, 10 बजे लगभग आते हैं, कुछ ही कर्मचारी थे। हालांकि शोरगुल मचाया तो जिससे जो है गांव वालों ने देखा, लेकिन आग इतनी तगड़ी लगी थी कि जिससे जो है बचाने में जो मुश्किल आई और काफी देर तक जो है ये आग जलती रही। बराबर हेलो ज्योति, क्योंकि यहाँ पर लगातार फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है, क्या स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया गया है या कभी कुछ और समय भी अभी लगेगा? हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग पर तो नियंत्रित कर लिया है, लेकिन जो है वहां पे जो रखा सामान था वो लगभग जो है जल के राख हो गया है और उसमें अन्य सामान 3 चादरें भी जो और पड़ी थी और वहां पे धो करके जो ये सब जलती रही गल गया। लोहे का सामान भी काफी नुकसान हुआ और अन्य जो और सामान जो रखा था वो भी सब जल के खाक हो गया। तो इसलिए काफी बड़ी मात्रा में जो है लगभग लाखों रुपए का जो नुकसान हुआ है उसको बचाया नहीं जा। लेकिन ज्योति, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ये कोई आसपास लोगों का रहने का इलाका है, यहाँ पर आसपास लोगों के घर भी है। क्या घर भी चपेट में आए हैं, आग की चपेट में आए हैं, वहां पर भी नुकसान हुआ है? गांव वाले मौके पर सैकड़ों गांव वाले जो हैं, लगभग जो गांव वाले जो रहते हैं सब अपने अपने घरों से निकल करके आए हैं वहां पर और मौके पर जो है अपनी बाल्टी वाल्टी लेके अब नल से पानी भर भर के जैसे जो कोई मौका पाया, जिस प्रकार से मौका पाया वो तत्काल जो है वो आग की लपट को जो है काबू में किया गया। लेकिन अंदर की आग बुझाने में असमर्थ रहे क्योंकि अंदर जाने से लोग डर रहे थे, जिससे जो है दमकल की गाड़ी जब आई है तब जाके अंदर की जो है आग बुझाई गई। ठीक है ज्योति, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बताया जाए, गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। दरअसल आईएसआईएस से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। भारत में बड़े हमले की फिराक में थे तीनों संदिग्ध। गांधीनगर के पास से हथियारों के साथ ही गिरफ्तारी हुई है, जो कि निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धता है, एक बड़ी कामयाबी है। तीनों को हथियार सप्लाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 1 साल से गुजरात एटीएस के रडार पर थे। आतंकवाद के खिलाफ गुजरात एटीएस को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने गांधीनगर के अडालज से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और जानकारी ये मिली है कि तीनों आरोपी आतंकी गतिविधियों से जुड़े थे और उनका कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस से था। गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस को अडालज में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने की मुखबिर की जानकारी मिली थी और मुखबिर के आधार पर एटीएस ने इलाके में छापेमारी की, जिसके बाद 3 आरोपियों को धर दबोच लिया गया। तो लिहाजा पिछले 1 साल से ये एटीएस के और जो खुफिया एजेंसी हैं उनके रडार पर थे और अब आखिरकार इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस से कनेक्टेड थे, उससे जुड़े हुए थे, उसके संपर्क में थे और हो सकता है कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहे हों, लेकिन उससे पहले ही गुजरात एटीएस ने छापेमारी करते हुए उनकी इस साजिश को, उनके इस मंसूबे को नाकाम कर दिया है। तो एक बार फिर से नापाक साजिश को नाकाम किया गया है।
तो भारत में बड़े हमले की फिराक में थे तीनों आतंकी। हालांकि अब कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और कहां तक पूरा कनेक्शन फैला है और लोग कितने संपर्क में हैं, कहां तक साजिश रची गई, क्या क्या था टारगेट पर, कौन कौन से इलाके टारगेट पर थे, ये तमाम अब पूछताछ में साफ हो पाएगा। तो भारत में एक बड़े हमले की फिराक में थे तीनों संदिग्ध आतंकी जिनको पकड़ा गया है। हालांकि बीते कई महीनों से लगातार रडार पर थे, पुलिस लगातार ढूंढ भी रही थी। अब मुखबिर की जानकारी के आधार पर, इंटेलिजेंस की जानकारी के आधार पर ये जो पूरा खुलासा है वो किया गया है और ये गिरफ्तारी की गई है। तो गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को अब गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो कि सीधे तौर पर आईएस से जुड़े हुए थे। शैलेश वाघेला संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। शैलेश, जरा बताइएगा फिलहाल क्या जानकारी, क्या अपडेट है और क्या क्या साजिश में था, क्या क्या टारगेट था, कुछ पता चल पाया है? जी, गुजरात एटीएस ने भारत में बड़े आतंकी हमले को टालने का दावा किया है। एटीएस ने कुल 3 संदिग्धों को दबोचा है। हैदराबाद का एक व्यक्ति सैयद अहमद मोहिउद्दीन आतंकी गतिविधि में शामिल है और उसी के लिए अहमदाबाद आने वाला है। उसके बाद जांच की गई तो अहमदाबाद के उसकी गतिविधियों का पता चला। उसे अदालत के पास एक टोल प्लाजा है, वहां से गिरफ्तार किया गया है। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना चाहता था, उसके भारी नुकसान हो ऐसी गतिविधियों सामने आने वाली थी। कई विदेशियों से संपर्क में था वो। हाँ शैलेश, ये भी बताइएगा कि पूछताछ में क्या कुछ कबूलनामा हुआ है, किसी प्रकार की कोई बातें निकलकर सामने आई हैं, कौन और कितने लोग हैं, कहां तक पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, टारगेट पर क्या था, क्या साजिश रची जा रही थी, इस बारे में कोई खुलासा हुआ है? जी, गुजरात एटीएस ने आईएस से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। 2 दिन पहले अदालत टोल पोस्ट से उससे गिरफ्तारी की गई थी। इसमें 35 वर्षीय अहमद के पास चीन से एमबीबीएस की डिग्री है। आरोपी लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद से शस्त्र बेचते थे। डॉक्टर अहमद पिछले कई वर्ष से विभिन्न स्थानों पर जासूसी कर रहा था। डीआईजी एटीएस सुनील जोशी ने बताया है कि आरोपियों का इरादा साइनाइड से भी ज्यादा जहरीला पदार्थ बनाकर जानलेवा हमला करने का था। उससे कब्जे में राइजिंग नामक खतरनाक रसायन बरामद किया गया है, जिसे खाद्य पदार्थों में मिला गया था। फिलहाल किसी स्थानीय नेटवर्क का पता नहीं चला है। 10 दिन की रिमांड के दौरान और जानकारी मिलने की संभावना है। जी, आप कह रहे हैं कि किसी लोकल कनेक्शन का साफ नहीं हो पाया है कि कोई स्थानीय कनेक्शन भी रहा है क्या, लेकिन हथियारों को बरामद किया गया है। किस तरह के हथियार थे, कहां से सप्लाई हुई थी, इस बारे में कोई जानकारी? जी, फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से 2 ब्लॉक पिस्टल, एक अरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर अरंडी का तेल बरामद किया गया है। जी, ठीक है शैलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों तक साझा करें वो ये कि जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी, दरअसल आतंकी कनेक्शन और सोशल मीडिया की गलत इस्तेमाल यानी दुरुपयोग पर रेड हुई है। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में पुलिस की छापेमारी हुई है। कौन कौन से जिले हैं वो भी आपको बता देते हैं। पुलवामा, शोपियान और श्रीनगर में छापेमारी हुई है। तो जम्मू कश्मीर में 76 फरार लोग आतंकियों से जुड़े। काउंटर इंटेलिजेंस टीम की 59 लोकेशन पर छापेमारी हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा करें। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग ने सुबह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को लेकर कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की है। अब बताया ये जा रहा है कि CIK की टीमों ने पुलवामा, शोपियान, श्रीनगर, बारामूला और कुलगाम जिले के कई घरों में तलाशी अभियान भी चलाया, तलाशी भी ली गई। तो सोशल मीडिया के जरिए घृणास्पद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने की जांच के लिए गैजेट जब्त किए गए हैं। तो वहीं तलाशी के दौरान मोबाइल फोन्स और लैपटॉप समेत डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए गए हैं, जिन्हें आगे की जांच के लिए फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा और फिर चीजें निकलकर सामने आएंगी और ज्यादा स्पष्ट और क्लैरिटी के साथ कि इन उपकरणों का इस्तेमाल, इन डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल कहां पर किया जा रहा था और किस तरीके से किया जा रहा था। तो जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में
पुलिस ने घरों की छापेमारी की है। अब बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं और बड़ी खबर यह है कि दूसरे चरण का प्रचार आज खत्म हो जाएगा। आज शाम ठीक 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, तो 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी, वोट डाले जाएंगे। सड़क पर वीवीपैट पर्चियां मिलने के बाद सियासत और तेज हो गई है, तो विपक्ष ने चुनाव में धांधली की आशंका जताते हुए आरोप भी लगा दिया है। चुनाव आयोग पर विपक्ष ने निशाना साधा है। सड़क पर वीवीपैट पर्चियां धांधली की आशंका जताई गई है और आज शाम ठीक 5 बजे अब दूसरे फेज के यानी दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर पूरी तरीके से थम जाएगा। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर दूसरे फेज का मतदान होगा। तो वहीं समस्तीपुर में पहले चरण के मतदान के बाद एक स्कूल के बाहर सैकड़ों वीवीपैट पर्चियों के मिलने के बाद मामला और गर्मा गया है और सियासी हो गया है। विपक्ष ने एक बार फिर से चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है, तो राहुल गांधी ने फिर से सत्ता पक्ष पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया। तो वहीं तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी चुनाव के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं पूरी दाल ही काली है, ये उन्होंने कहा है। क्लियरली देख रहा कैसे पकड़ा वोट चोरी हो रहा है। सर पीछे 8 में से गिर रहा है और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि 65% आरक्षण खा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे, यहाँ ऐसी बातें कर रहे हैं। वही तो हम बोल रहे हैं कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियाँ मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखना होगा भाई। इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, दिया भी गया है। ये तो अब इलेक्शन कमीशन को ना देखना, हम लोग तो अपने बिल्कुल सही आरोप लगाया है, क्योंकि देखिए इसका सबूत भी दे रहे हैं। आपने देखा समस्तीपुर में किस तरह से वीवीपैट की पर्चियां मिली है और वहां से आरओ को सस्पेंड भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी दाल काली है। इसमें जो इनके दबाव में आकर के इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। और आप सीसीटीवी देखिए, जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं। अभी मैं घर से निकली हूँ तो मैंने देखा दानापुर की सीसीटीवी घंटों से बंद पड़ी हुई है। तो आखिर सीसीटीवी बंद करके ये कर कौन रहा है, तो क्या काम कर रहे हैं? नील कमल मेरे साथ ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं। नील कमल, क्योंकि हम लगातार ये चुनाव में देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप तो एक तरफ है, लेकिन वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिलना या स्कूल के बाहर गंदगी में मिलना, ये निश्चित तौर पर एक सियासी तूल पकड़ रहा है और ये मुद्दा नया एक तरीके से नई दिशा लेता हुआ नजर आ रहा है। नील कमल, देखिए, वीवीपैट की पर्ची की अगर बात करें आप, तो इसके तरफ से निर्वाचन आयोग की तरफ से और वहां के जिला प्रशासन, समस्तीपुर के जिला प्रशासन की ओर से उसे क्लियरिफाई कर दिया गया है। क्योंकि ये जो वीवीपैट जो पर्ची जो मिली है, वो डिस्पैच सेंटर पे जो जब ईवीएम भेजी जाती है बूथ पर, उसके पहले उसकी चेकिंग की जाती है, वीवीपैट सही से काम कर रहा है कि नहीं, ईवीएम काम कर रहा है कि नहीं। वो चेक करने के बाद ही बूथ पर भेजा जाता है उसे। और उसके बाद जो है पोलिंग बूथ पर, जहाँ पे बूथ होते हैं,
वहां पर दोबारा उसकी चेकिंग की जाती है, ईवीएम और वीवीपैट मशीन की। और उस समय जब चेकिंग होती है तो उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं, वहां पर पोलिंग एजेंट बने रहते हैं, वो जब क्लियरिफाई करते हैं कि नहीं ये ईवीएम और वीवीपैट सही है, उसके बाद उस पर पोलिंग होती है और उस पर सील जब किया जाता है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनकी मोहर और साइन, उनके दस्तखत जो है वो रहते हैं। उसके बाद वो उस पर जो है पोलिंग शुरू होती है। तो ऐसे में डिस्पैच सेंटर पे जो ये पर्ची निकली थी जो उसको चेकिंग के दौरान में, वही जो है कुछ कर्मचारियों ने, 2 कर्मचारी जो थे वहां पर, उन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया था करीब डिस्पैच और सेंटर निश्चित में। तौर पर एक ये सियासी मुद्दा भी अब विपक्ष के हाथ लग चुका है। बहुत शुक्रिया नीलकमल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी